नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत। आपा राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर काफ़ी टॉपिक कर लिया। आज आप एक नया टॉपिक ले गया साथियों, राजस्थान में पशुधन या पशु संपदा और डेयरी विकास। राजस्थान में पशु संपदा और डेयरी विकास, ठीक है। राजस्थान में पशु संपदा एवं डेयरी विकास। पशु संपदा एवं डेयरी विकास, ठीक है। पशु संपदा और डेयरी विकास, तो पशुधन आपा सारा समझा, ठीक है। और पशु को जो ये पशुधन और पशु संपदा को जो टॉपिक है, लगभग हर एग्जाम में अंदर पशु गणना या पशुओं की कोई भी जो भी पशु हैं, जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट, जो भी पशु हैं, तो बाकी नस्ल के बारे में पूछ ले जाए भाई ये जो नस्ल है किस पशु की है। 4 नस्ल दे दी, 4 अलग अलग पशुओं की नस्ल दे दी सामने, 4 अलग अलग पशुधन दे दिया। जैसे एक गोवंश की नस्ल दे दी, एक भैंस की नस्ल दे दी, एक बकरी की नस्ल दे दी, एक भेड़ की नस्ल दे दी, और सामने पशुओं के नाम दे दिए, मिलान कीजिए कौन सी नस्ल किस पशु की है। तो इन तरीकों बहुत सारा प्रश्न है, पूछ लिया जाए। तो इनके अंदर आप बात करा पहले तो पशु गणना की। पशु गणना, पशु गणना जहाँ जनसंख्या की जनगणना होती है ना, जनगणना होती है, वैसे भी पशु गणना भी होती है। जनगणना 10 साल बाद, प्रत्येक 10 साल में होती है। पशु गणना प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होती है। तो प्रथम पशु गणना, प्रथम है पशु गणना। तो भाई साथी, प्रथम पशु गणना कब हुई? दिसंबर 1919 में हुई। आजादी से पहले की बात है, दिसंबर 1919 में अंग्रेजों के टाइम हुई थी प्रथम पशु गणना, ठीक है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद प्रथम पशु गणना, स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम पशु गणना है वो 1951 में हुई। 47 में आजादी मिली, उसके बाद 1951 में जो स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम पशु गणना है वो कब हुई साथियों? 1951 में हुई। और यह 7वीं पशु गणना थी। यह कौन सी? जो स्वतंत्रता के बाद प्रथम पशु गणना हुई, यह 7वीं पशु गणना थी, पशु गणना थी, ठीक है। पशु गणना, पशु गणना राजस्व विभाग प्रत्येक 5 वर्ष बाद करवाता है। लेकिन फिलहाल पशु गणना कौन कर रहा है? पशुपालन विभाग कर रहा है। पहले राजस्व विभाग करता था, फिर 57 के अंदर ये पशुपालन विभाग की स्थापना होगी, तो फिर पशुपालन विभाग करने लगा, ठीक है। ये राजस्व विभाग की बात करा देंगे। मुख्यालय कहाँ है? राजस्व विभाग का मुख्यालय अजमेर में, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1949 में हुई। कब हुई इसकी स्थापना? 1 अप्रैल 1949। 47 में तो आजादी मिली थी, उसके बाद अपना विभाग स्थापित हुआ 1949 को। इसने करवाई, जैसे 51 वाली गणना इसी ने करवाई, ठीक है, राजस्व विभाग ने। और पशुपालन विभाग की स्थापना, पशुपालन
पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई? 1957 में। तो इससे पहले 1957 से पहले पशु गणना कौन करता था? राजस्व विभाग करता था, लेकिन फिलहाल पशुपालन विभाग है ये खुद गणना करवाता है। 19वीं पशु गणना कब हुई? 19वीं पशु गणना प्रत्येक 5 वर्ष बाद होती है। 19वीं पशु गणना हुई थी साथियों 2012 में। कब हुई थी? 2012 में 19वीं पशु गणना हुई थी। अब बात करें नवीनतम पशु गणना। नवीनतम पशु गणना नवीनतम पशु गणना हुई थी 2019 में। 2019 में कौन सी थी? ये 20वीं थी। 19वीं थी 2012 में, और ये 20वीं थी। जो नवीनतम आंकड़े हैं 20वीं के, 20 अभी 19 में हुई ना, लगभग 25 में और हो जाएगी। अब 24-25 में, 25 में हो जाएगी, 24 में या 25 में आंकड़े आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल नवीनतम कौन सी है? ये 20वीं है जो 2019 में हुई थी। ठीक है, अब देखो 5 वर्ष बाद होती है। ये 2012 में हुई है, 2019 में। कितने का डिफरेंस आ गया? 7 साल का डिफरेंस आ गया ना, 5 की बजाय 7 वर्ष का आ गया। ये क्यों आ गया? देखो किस कारण आ गया, इसके बारे में देखिए। आप 20वीं पशु गणना के बारे में थोड़ी सी बातें कराना। पशु गणना, प्रथम पशु गणना दिसंबर 1919 में। स्वतंत्रता के बाद प्रथम कब हुई? 1951 में हुई साथियों, और ये 7वीं पशु गणना थी। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष बाद होती है। मुख्यालय अजमेर है। कौन करवाता है? राजस्व विभाग। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुई। पशुपालन विभाग की स्थापना 1957 में हुई, और 19वीं पशु गणना 2012 में, और 20वीं पशु गणना जो नवीनतम है वो 2019 में। प्रत्येक 5 वर्ष बाद होनी चाहिए, लेकिन यहाँ डिफरेंस 7 वर्ष का आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, ये अभी हमें देखते हैं क्यों आ रहा है। देखो अब आप 20वीं पशु गणना बारे में थोड़ा ध्यान कराओ। इनको करते स्क्रीनशॉट ले इसको। बीसवीं पशु गणना कब हुई? 2019। इनके बारे में आप थोड़ी सी बात करा। 20वीं पशु गणना 2000 एक तो ये डिजिटल पशु गणना थी। पहले पशु गणना साधारण होती थी, ये डिजिटल पशु गणना थी। इसी वजह से 7 वर्ष का डिफरेंस आया था। ठीक है, संसाधन जुटाने में थोड़ा प्रोग्रेस चल गया, इसका लंबा 2 साल का एक्स्ट्रा टाइम लग गया, क्योंकि डिजिटल पशु गणना थी। ठीक है, इसके अंदर 2 नोडल एजेंसी थी। 2 नोडल एजेंसी। 2 नोडल एजेंसी कौन कौन है? एक तो पशुपालन विभाग, पशुपालन विभाग था, और एक कौन था? राजस्व विभाग। यानी जो 20वीं जो डिजिटल पशु गणना है साथियों, इनके अंदर पशुपालन विभाग और राजस्व विभाग दोनों मिल गया, जनगणना पशु गणना करवाई। डिजिटल पशु गणना 20वीं 2019 के अंदर। जिला पशु गणना अधिकारी कौन था? जिला पशु गणना अधिकारी। प्रत्येक जिले का पशु गणना का जो अधिकारी तो होता है, ये अधिकारी कौन था इसके अंदर? जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर क्या था इसके अंदर? जिला पशु गणना अधिकारी था। इस जो 20वीं पशु गणना, इसकी शुरुआत कब हुई साथियों? 20वीं पशु गणना की शुरुआत थी अक्टूबर 2018 में। अक्टूबर 2018 के अंदर। ठीक है, शुरुआत हुई, लेकिन आंकड़े कब जारी हुए?
आंकड़े इसके जारी हुए अक्टूबर 2019 में, 1 साल लग गया। अक्टूबर 2019 में इसके आंकड़े जारी हुए, कौन? 20वीं पशु गणना के, ठीक है। और राजस्थान का कुल पशु संपदा में हिस्सा कितना आया? 20वीं पशु गणना की बात करें राजस्थान का कुल पशु संपदा, देश की बात करूं, पशु संपदा में हिस्सा, देश जो कुल पशु संपदा है इसके अंदर राजस्थान का हिस्सा कितना था? 10.58%, 10.58%, ठीक है। और देश में कौन सा स्थान था पशु संपदा में? देश में स्थान राजस्थान का कौन सा था? दूसरा। पशु संपदा के अंदर भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान साथियों? दूसरा। राजस्थान का दूसरा है तो प्रथम किसका है वो भी हमें ध्यान में होना चाहिए। तो प्रथम किसका है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी का। उत्तर प्रदेश है यानी यूपी का। ठीक है, यानी 20वीं पशु गणना 2019 में, ठीक है। डिजिटल पशु गणना यह ध्यान में रखोगा। 2 नोडल एजेंसी हैं, कौन? एक तो पशुपालन विभाग और एक ही राजस्व विभाग। जिला पशु गणना अधिकारी कौन था? जिला कलेक्टर। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2018 में हुई, आंकड़े अक्टूबर 2019 में इसके आंकड़े आए थे साथियों। कुल पशु संपदा में जो देश के अंदर कुल पशु संपदा के अंदर जो राजस्थान का हिस्सा है 10.58% है। राजस्थान का हिस्सा कितना है? 10.58%। और देश में स्थान कौन सा है? राजस्थान का दूसरा स्थान है अपना। तो प्रथम किसका है? भी यूपी का। ये भी हमें ध्यान में होना चाहिए कि प्रथम स्थान है अपना, दूसरा है तो प्रथम कौन है? यूपी, ठीक है। ठीक है, 20वीं गणना में कुल पशुधन, 20वीं गणना में कुल पशुधन। अब मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, भारत की बात कर रहा हूँ। राजस्थान में कुल कितना पशुधन है? 5.68 करोड़, 5.68 करोड़ राजस्थान की बात हो रही है। किसवीं? राजस्थान में 20वीं पशु गणना में कुल पशुधन। और 19वीं में कुल पशुधन कितना था? कुल पशुधन 19वीं के अंदर कुल पशुधन कितना था? 5.77 करोड़, 5.73 करोड़। और बीच में हो गया 5.68 करोड़, यानी कमी आई। कितने की कमी आई? 1.66% की क्या आई? कमी आई। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार कि 19वीं गणना के बजाय 20वीं पशु गणना में कितने % की कमी आई? तो 1.66% की क्या आई साथियों? पशुधन में कमी आई। अब एक तो होता है पशुधन घनत्व, जैसे जन घनत्व होता है, जनसंख्या पढ़ते हैं तो जनसंख्या घनत्व होता है, यानी क्षेत्र प्रत्येक वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने जनसंख्या रहती है। उसी प्रकार प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में कितने पशु रहते हैं। जैसे जन घनत्व से क्या होता है? पशु घनत्व होता है। तो सर्वाधिक पशु घनत्व है
सर्वाधिक पशु घनत्व। तो सर्वाधिक पशु घनत्व किसका है? डूंगरपुर का है साथियों। अब एक एक पढ़ लें, बहुत है सर्वाधिक और न्यूनतम, अपन ध्यान होना चाहिए। डूंगरपुर का है कितना है? 433, ठीक है। और न्यूनतम पशु घनत्व, न्यूनतम पशु घनत्व, सर्वाधिक को पता है तो अपन न्यूनतम को भी होना चाहिए। न्यूनतम पशु घनत्व कड़े हुए जैसलमेर को, जैसलमेर का कितना? 62 यानी 62, ठीक है, पशु घनत्व। ये तो पशु घनत्व है। अब एक पशु संपदा, पशु घनत्व यानी अब देख, एक को एक जिले को क्षेत्रफल छोटो है, क्षेत्रफल कम है, बिंगे अंदर ठीक ठाक पशु है तो बिंगो पशु घनत्व ज्यादा आवेगा, क्षेत्रफल कम है। एक जिले को क्षेत्रफल भी, जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर, इनका क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है और पशुधन भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वर्ग किलोमीटर जब पशु घनत्व का निकालेंगे तो क्या आएगा? इनका कम में आएगा, ठीक है। तो सर्वाधिक पशु संपदा, सर्वाधिक पशु संपदा, तो सर्वाधिक पशु संपदा किन जिलों में है? जैसे बाड़मेर है, जोधपुर, उदयपुर, नागौर, ठीक है। और न्यूनतम पशु संपदा, न्यूनतम पशु संपदा है जैसे धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, बारां, यहाँ की पशु संपदा क्या है? न्यूनतम है, ठीक है। अब देखो, कुल पशुधन 5.68 करोड़ और 19वीं में 5.73 करोड़, 1.66% की साथियों के आगी कमी आ गई। सर्वाधिक पशुधन की बात करें तो डूंगरपुर में 433 और न्यूनतम की पशु घनत्व की बात करें तो जैसलमेर के अंदर है 62, ठीक है। सर्वाधिक पशु संपदा जैसे बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर, नागौर, और न्यूनतम की बात करें तो धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर 12। अब देखो जी, अपने ज्यादा पशु घनत्व लादा कड़ा है पश्चिमी राजस्थान में, जैसे जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर में भी, बीकानेर में भी, अंग में भी पशुओं की संख्या की मिलेगी? ज्यादा मिलेगी, ठीक है। क्योंकि जड़क कृषि नहीं हो रही है तो भड़क क्या हो रही है? ज्यादा पशुपालन हो रही है, यानी खेती पर निर्भर है, यानी बारिश इतनी कम हुई कभी के लिए थोड़ा बहुत पशुओं के लिए तो घास वगैरह उग जाओ, लेकिन अपा खेती कौन कर सका? अगर फसल बो भी देव तो बाद में फसल में या तो है कौन कि भाई एक बार बारिश कर दी फसल बो दी, फसल होगी नहीं। 3 महीने 4 महीने कृषि होती है तो 3 महीने 4 महीने कंटिन्यू बारिश से चाहिए होती है कि एक बार वहां थोड़ी बहुत बारिश होती है, उसके बाद होती नहीं है तो फसल होगी नहीं। तो वहां होता है थोड़ा बहुत ये घास वगैरह, या फिर पाकिस्तान की बॉर्डर लगता है वहां पे वो कौन सी घास होती है? अपने सेवण घास होती है। तो पशु, उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो पशुपालन पे ही डिपेंड है। अब जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इधर भी पशुधन अच्छा है, लेकिन इधर जैसे पानी की तो मात्रा है, लेकिन क्या है वो कृषि भूमि क्या है? कम है, लोगों की खेती थोड़ी थोड़ी होती है, तो उनका जीवन भी क्या होता है? उनकी मिश्रित और अर्थव्यवस्था होती है, कृषि और पशुपालन दोनों पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब आप कुछ आंकड़ा की तुलना करांगा, ठीक है। 20वीं पशु गणना में कुछ आंकड़ा की तुलना करांगा, देखा तो स्क्रीनशॉट ले इसको। नॉर्मल एग्जाम में इतना गहराई कौन पूछेगा? ये गहराई तो जैसे आरएएस वगैरह का एग्जाम होगा, एसआई एग्जाम होगा, वहां का इतना गहराई पूछ सकते हैं। नॉर्मल पटवारी, ग्राम सेवक, पशु परीक्षक, राजस्थान पुलिस, इनमें इतनी गहराई से नहीं पूछा जाता, ऊपरी पूछा जाता है। हम पूरा गहराई से लेके चल रहे हैं। जो भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में अपने क्या है? काम है आए। एक तो पशुधन लिखांगा पड़,
कि कौन सा पशुधन है। ठीक है, देश में राजस्थान का स्थान, देश में राजस्थान का स्थान, देश में राजस्थान का स्थान, और देश में राजस्थान का प्रतिशत, आगे एक जानकारी और लिखेंगे, 19वीं और 20वीं के बजाय कमी आई है या वृद्धि हुई है, वह नोट कर लेना। ठीक है, पहली बात करें आप बकरी की, गोट पर। देश में राजस्थान को कौन सा स्थान है साथियों, प्रथम स्थान है, और राजस्थान के अंदर 14% है बकरियां। लेकिन 19वीं और 20वीं के अंदर डिफरेंस क्यों आया है कि बकरियां की जो जनसंख्या है, बकरियां जो संख्या है वहां क्या आई है, कमी आई है, और कितनी कमी आई है, 3.81%। क्या हुई है, कमी हुई है, क्या हुई है, कमी, या फिर मैं यहाँ माइनस लगा दूंगा। ठीक है, या लिख दूं कमी हुई है। क्या हुई है, 19वीं के बजाय 20वीं क्या हुई है, इतनी 3.81% की क्या हुई है साथियों, कमी हुई है। दूसरा क्या है, गधा या खच्चर, गधा एवं खच्चर, इसमें भी कौन सा स्थान है, प्रथम। कौन सा स्थान है, प्रथम। ठीक है, गधा एवं खच्चर में कौन सा स्थान है, प्रथम। और देश में जो राजस्थान का कितना प्रतिशत है गधों के अंदर, 18.2% है गधे और खच्चर है। ठीक है, इनमें बहुत ज्यादा कमी हुई है, कितनी कमी हुई, 73.3%। गधों के अंदर सर्वाधिक क्या हुई है साथियों, राजस्थान प्रथम स्थान है गधों के अंदर। फिर सर्वाधिक 19वीं और 20वीं गणना में सर्वाधिक क्या हुई है, कमी हुई है गधों की संख्या में। ठीक है, फिर बात करें अगर ऊंट की, ऊंट में भी राजस्थान का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। ऊंट में भी क्या है, प्रथम स्थान है, 84.43%, 84.43% ऊंट राजस्थान के अंदर देश में है। और इसमें भी क्या हुई है, कमी हुई है, 34.69% की क्या हुई है साथियों, कमी हुई है 19वीं और 20वीं में। भैंस की अगर बात करा पा, भैंसा के अंदर राजस्थान को कौन सा स्थान है, दूसरो स्थान है। भैंसा के अंदर कौन सा स्थान है, राजस्थान को दूसरो स्थान है भैंसा के अंदर। ठीक है, और भैंसा की बात करा तो कितना है, भैंस 12.46% भैंस है, और वृद्धि हुई है 5.53%। सर्वाधिक वृद्धि है ये पशुधन के अंदर, सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है, भैंसों में हुई है, 5.53% क्या हुई है, वृद्धि हुई है भैंसों के अंदर। और राजस्थान का देश के अंदर कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। और तीसरा स्थान किसका है, फिर घोड़ा, घोड़े के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है साथियों, तीसरा स्थान है घोड़े के अंदर, 9.9% घोड़े, और कमी हुई है, ये कमी हुई है 10.85% की क्या हुई है घोड़ों में 20वीं गणना में। 19वीं के बजाय 20वीं में क्या हुई है साथियों, कमी हुई है। भेड़ 4 नंबर पे क्या है, भेड़, चौथा स्थान है भेड़ों में, 10.64% भेड़े, भेड़ों में क्या हुई है, कमी हुई है, 12.94% की क्या हुई है साथियों, भेड़ों के अंदर कमी हुई है। फिर हम बात करें गौवंश की या गाय की, कौन सा स्थान है गाय में, राजस्थान का छठा स्थान है। गाय में कौन सा स्थान है, छठा स्थान है, 7.24% देश में, राजस्थान में देश की गायें हैं।
और इनमें भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इनमें क्या हुई है, वृद्धि। सिर्फ गाय और भैंस में ही वृद्धि हुई है, बाकी सब में क्या हुई है साथियों, कमी हुई है। गाय और भैंस में दोनों में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। बाकी पशुधन में क्या हुई है, कमी हुई है। सबसे ज्यादा कमी किस में हुई है, गधे में, और सबसे ज्यादा वृद्धि किस में हुई है, भैंसों में। एक अपने मुर्गी का और होता है, मुर्गी। तो मुर्गी में कौन सा स्थान है, 17वां। 10, 5, 15, 2, 17। ठीक है, 1.70% मुर्गियां हैं। ठीक है, और सुअर भी होते हैं अपने, पिग फार्म लगते हैं ना आजकल, इनका भी यही हाल है, और इनका भी यही है। ठीक है, थोड़ा सा आंकड़ा अपन ने ध्यान में रखना है। अपन कई बार प्रश्न पूछ रहे, सबसे ज्यादा कमी किस पशुधन में हुई है और कितनी हुई है, सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है तो किस में हुई है और कितनी हुई है। ठीक है, तो गाय और 19वीं पशुगणना और 20वीं पशुगणना में वृद्धि सिर्फ गाय और भैंस में हुई है। बाकी सभी पशुधन में क्या हुई है साथियों, कमी हुई है। नॉर्मल जो पशु हैं जैसे भेड़, बकरी, ऊंट, गधा, गाय, भैंस, घोड़ा, मुर्गी, सुअर, ये आ गए। ठीक है, तो इंगो ते स्क्रीनशॉट दे इसको। अब आपा वो एक बेस बनायो आपा पशुधन को जो टॉपिक है बिंगे पढ़ने लिए थोड़ी भी पशुधन के बारे में, बिंगे जनगणना के बारे में किया है, कौन सो विभाग है करे, बिंगे बारे में आपा थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी ली। अब आपा पढ़ांगा पशुधन, जैसे ऊंट, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कौन सो पशुधन कड़े पाए जावे, कौन सी बांगे अंदर नस्लें, बे चीज आपा पढ़ांगा। अबे वो आपा करियो एक थोड़ा सो बेस तैयार। आपा कोई भी टॉपिक पढ़ा तो बिन सीधो कदे नहीं पढ़ना चाहिए, चलो पशुधन पढ़ा बिंगे अंदर, चलो गोवंश पढ़ लिया, ऊंट पढ़ लिया, भेड़, बकरी, भैंस पढ़ ली, नहीं। पहले उस टॉपिक की थोड़ी हमें जानकारी होनी चाहिए। अब हमने थोड़ा इसका बेस पढ़ा है कि भी पशुपालन के अंदर कौन सा विभाग होता है, कौन गणना करता है, कौन सी गणना हो गई, प्रथम कब हुई थी, संतायवाद प्रथम कब हुई थी। और अब आप आएंगे जो पशुधन है वो पढ़ांगा। फिर लास्ट में जो डेयरी विकास वगैरह है या कुछ सरकारी योजना है तो वो भी पढ़ांगा। ठीक है, पशुधन, पहली बात करते हैं आप राज्य पशु से शुरू करते हैं आप, ऊंट। रेगिस्तान का जहाज, रेगिस्तान का जहाज। ठीक है, ऊंट के वे, रेगिस्तान को क्या है, जहाज। राज्य पशु का दर्जा, राज्य पशु का दर्जा, ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब मिला, 30 जून 2014, 30 जून 2014 को। और अधिसूचना अधिसूचना 19 सितंबर 2014, 19 सितंबर 2014। ठीक है, एक नियम आया था ऊंट वध एवं व्यापार निषेध अधिनियम, ऊंट वध एवं व्यापार निषेध अधिनियम। दो 2015 के अंदर देखो साथियों, ऊंट ने दर्जो दे दियो 2014 में राज्य पशु को, और राज्य पशु ना पा मारकोंस का। ठीक है, राज्य पशु को दर्जो, और
इन खतरी ऊँटां की जो संख्या है, राजस्थान में ऊँट के बिना कुछ काम नहीं होता। ऊँटों की संख्या दिन दिन क्या हो रही थी, घट रही थी। ऊँटों का क्या हो रहा था, वध हो रहा था। जहाँ कट में जाया करे नहीं, जहाँ जावे तो है लेकिन बैन भी है, निषेध भी है, जहाँ गाया भी जावे, चोरी चुप के भी जावे। लेकिन भैंसियां तो खुलेआम जावे, कटड़ा में भैंसियां के जावे, खुलेआम जावे, बकरो जावे खुलेआम जावे, तो ऊँट भी तरीके खुलेआम में जाया करतो। ठीक है, तो इंगे लिए ऊँटा की संख्या में क्या आवे लगी, धीरे धीरे गिरावट आवे लगी, ऊँटा को वध वे लाग्यो। तो बी वजह से क्या हो, वो एक नियम लगायो, ऊँट वध व्यापार निषेध अधिनियम। व्यापार निषेध अधिनियम को मतलब हो कि मतलब ऊँट ने अगर आप राजस्थान में हाँ, तो ऊँट ने अपन राजस्थान 12 को ले जा सका, राजस्थान की सीमा से बाहर ऊँट को निकाल ही नहीं सकते, यानी बेचने के लिए भी आप दूसरे राज्य में नहीं जा सकते, या नहीं दूसरे राज्य का व्यक्ति यहाँ आकर कोई मेले में से ऊँट खरीद कर बाहर ले जा सकता। लेकिन इसके अंदर फिर संशोधन किया, कब किया, क्यों कि ये व्यापार निषेध, वध वाले में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ऊँट पालकों को वध वाले में कोई दिक्कत नहीं, वध का नियम कर दो। व्यापार निषेध वाले में दिक्कत है, जैसे अच्छी नस्ल के ऊँट है, जैसे जैसलमेर के, नाचना के ऊँट है, बीकानेर के ऊँट है, अच्छी नस्ल के ऊँट है, तो वो लोग दूसरे राज्य में मेला लगते हैं तो अच्छे पैसे मिले, जहाँ अच्छे पैसे मिले ऊँट बेचने जाते हैं। ऊँट पालक जाति होती है रेबारी, जैसे नॉर्मल गांव में घरों में तो एक एक दो एक रखते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, लेकिन ऊँट पालक जाति कौन सी, अपने रेबारी जाति ज्यादा होती है। वो लोग 100 20 20 50 50 40 ऊँट या ऊँट नहीं रखते हैं, उनका यही बिजनेस है, उनको पालना, बड़ा करना, फिर उनको अच्छे दामों में मेलों में बेचना। ठीक है, तो फिर विरोध ये हुआ कि भाई दूसरी स्टेट में जाके हम पशु मेले में अपना पशु नहीं बेच सकते, या फिर अपने जो मेले लगते हैं, पशु मेले लगते हैं, उनमें दूसरे राज्य का कोई जो ऊँट खरीदना चाहिए, अच्छी नस्ल का ऊँट खरीदना चाहिए, तो वो आदमी खरीद के बाहर ले जा नहीं सकता। इसलिए इसमें क्या किया, संशोधन किया। इस अधिनियम में क्या किया साथियों, संशोधन किया, व्यापार निषेध हटा दिया गया। क्या हटा दिया गया, व्यापार संशोधन किया कब, एक तो ये देख लो 2018-19 में किया संशोधन। क्या संशोधन हुआ, व्यापार निषेध जो शब्द था ना, ये हटा दिया गया। अब दूसरे राज्य में ले जाकर पशु हम बेच भी सकते हैं, दूसरे राज्य का व्यक्ति यहाँ आकर अच्छी नस्ल का पशु खरीद भी सकता है। ठीक है, ऊंट पालक जाति कौन होती है, ऊंट पालक की जाति ही रेबारी। अब जो गांव के लड़के हैं या लड़के हैं गांव के कस्बों के, वो तो इन चीज़ों के हर बारे में, इनकी हर चीज़ के बारे में जानते हैं। जो शहर के हैं, जो बड़ी सिटियों के हैं, वो लोग इनके बारे में नहीं जानते। हमें तो ये नॉर्मल लगता है कि यार ऊँट है, ऊँट के बारे में क्या पढ़ना, क्यों, क्योंकि इनका हम यूज करते हैं। गाँव के उनको, कस्बों के उनको पता है, जो चीज़ हमारे पास है उनको पता है कि यार ये तो नॉर्मल है, इसको तो हम सब जानते हैं। फिर भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें नहीं जानते। ठीक है, ऊँट पाले, ऊँटों में एक रोग होता है, एक तो सर्रा रोग होता है, एक तिब्बर सा रोग होता है ऊँटों में, ऊँट तिब्बर सा, यानी तिब्बर सा वो हो जाता है जैसे वो बहुत 2-3 दिन तक पानी नहीं पीता है, यानी ढांचा सा लगने लगता है, ऊँट जैसा नहीं दिखता, वो ढांचा सा हो जाता है कि जैसे कहते हैं कि यार एक ऐसा तिब्बर सा ऊँट हो गया। ठीक है ना, और उनके लिए तिब्बर सर्रा ये रोग हो जाता है तो क्या करते हैं, बाबूजी की साथियों फड़ बांधते हैं, बाबूजी की फड़े बांधी जाती है, बाबूजी की तो ऊँट देवता कौन है, ऊँट देवता बाबूजी है, ऊँटों के देवता कौन है, बाबूजी हैं। क्यों राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है, बाबूजी को ही जाता है सर्वप्रथम। वही राजस्थान के अंदर ऊँट या सांड या सांडे लेकर आया था। ऊँट या ऊँट का ये तो ऊँट जो है उसका ये तो नर का नाम हो गया ऊँट, तो मादा होती है तो वो क्या होती है ऊँटनी या सांडे, सांड बोलते हैं उसको,
सांड या सांडनी या सांडनी या ऊंटनी, ऊंटनी भी बोले, ठीक है। ऊंट देवता कौन है? बाबूजी। चलो देखो, ऊंटनी का दूध है वो मधुमेह रोग के अंदर काम में लिया जाता है। मधुमेह रोग में ये अमृत के समान है, काम करता है, ठीक है। ऊंटनी का दूध मधुमेह रोग में क्या है? अमृत समान है, केवल क्या अमृत समान है। इसके लिए तो इसकी फिर डेयरी भी होनी चाहिए भाई। ऊंटनी दूध की क्या होनी चाहिए? डेयरी होनी चाहिए। तो कैमल मिल्क डेयरी भी है। एक तो जोड़बीड़ बीकानेर में, प्रथम तो यही है, और एक दूसरी और है जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर है, ठीक है। दो डेयरियां हैं, केमल मिल्क डेयरी है जोड़बीड़ बीकानेर, और एक ही जयपुर के अंदर। एक है उष्ट्र अनुसंधान केंद्र, उष्ट्र या ऊंट अनुसंधान केंद्र। तो ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? जोड़बीड़ बीकानेर। तो जोड़बीड़ कहाँ है? बीकानेर। ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थापना कभी? 1984 में, 1984 के अंदर, ठीक है, स्थापना हुई। ये तो ऊंट अनुसंधान केंद्र है। तो फिर ऊंट प्रजनन केंद्र भी है, प्रजनन प्रोत्साहन योजना, ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन योजना, प्रजनन केंद्र नहीं, ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन योजना, ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन योजना। यानी ऊंटों का प्रजनन नहीं हो रहा, प्रजनन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? कि छोटे बच्चों की ऊंट का प्रजनन करवाना, उसकी फिर बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को समस्याएं होती हैं। फिर वो छोटा बच्चा है, वो उसको बड़ा पालने में भी खर्चा आता है, और उसके भी अगर छोटे को बेचे तो उसके ज्यादा पैसे नहीं मिलते। तो लोग क्या करते हैं कि यार कौन पंगों करेगा, छोड़ा नहीं आपा करेगा। इनके लिए सरकार प्रोत्साहित करने के लिए योजना लागू करी। कब? अक्टूबर 2016, 2 अक्टूबर 2016 में आई के योजना करी, ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन योजना। इन अंदर 10,000 की आर्थिक सहायता दी जाती, 10,000 की आर्थिक सहायता। यानी अगर कोई व्यक्ति ऊंटनी को प्रजनन करवा रही है तो बिना सरकार की तरफ उनकी मिलाएगा 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि मिलेगी, ठीक है। तो यानी प्रलोभन योग्यों की ऊंटा की संख्या में वृद्धि कर सकें, और थोड़ी बहुत हुई भी, ठीक है। अब देखो, ऊंट के बाल से एक वस्त्र बने, अगर नाम सुने तो ग्रामीण क्षेत्र में लोग तो कन्फर्म पता है बच्चा ने, लड़का ने कभी ऊंट का जो वस्त्र, आजकल तो बहुत कम मिला घर में, पहले तो मिलता तो प्रत्येक घर में मिल जाए तो गाँव के अंदर, आजकल तो कौन मिले। आजकल तो खेसला, चदरें, लोई ये मिलते हैं। पहले तो हर घर में मिलता था, ऊंट के बालों से बनाया जाता, जिसको बोलते हैं भाकला, ठीक है। ऊंट के बालों से निर्मित वस्त्र, उसको क्या बोलते हैं? भाखला।
बाखला या बोल दिया भाखला, भाखला बाखला हो गया ये, भाखला भाखला। बे भे डालो भाखला, बे भे डालो ये। हाँ एक भे और भी है, अपन भे भे डालो पढ़नो है, वो दूसरे भे कौन पढ़नो, ठीक है। भे भेड़ी पढ़ियो, मैं तो भे भेड़ी पढ़िया बगा, आगे बच्चा भी भे भेड़ी पढ़ाए और बच्चा भी भे भेड़ी पढ़ा आजकल। हाँ कुछ जनरेशन आ रहा भैंस यूं अलग पढ़े, तो अपन भे भागला पढ़नो है। वो एक ऊंट की जट स्यूं बाला स्यूं बनाया जाए चटाई टाइप है, या खेस लो नहीं आपने खेस लो, अरे खेस लो तो सारा ही जना आप जहाँ खेसले के अंदर सोना बाबू धीरे 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 खसर फसर बात करा, तो सर्दियां भी क्यों तो खेस लो, तो गर्मियां मोटे जाओ तो ठंडो यो सर्दियां भी काम कराया कर, तो भाग लो, ठीक है नहीं। हाँ सर्दी को लगे। एक ऊंट महोत्सव का आयोजन हुआ, ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, बीकानेर में होता है और जनवरी माह में होता है। तो पहली बात हमें होना चाहिए कहाँ होता है, बीकानेर में, कब होता है, ये आगे कोष्टक में लिख देता हूं भाई समझ जाओगे, जनवरी में होता है। कब होता है, जनवरी में। तो ऊंटा के बारे में इतनी बात है, तो फिर कोई ना कोई तो कैमल मैन भी होगा दोस्तों। जैसे टाइगर मैन है तो फिर कैमल मैन भी होना चाहिए। कैमल मैन कौन है अपने राजस्थान में, अशोक टाक, अशोक है टाकान के बोले कैमल मैन। देखो ऊंट ने दूध मधुमेह रोग में यानी डायबिटीज में काम करा है। कैमल मिल्क डेयरी की बात करें तो एक जोधपुर बीकानेर और एक जयपुर, ठीक है। उष्ट अनुसंधान केंद्र या ऊंट अनुसंधान केंद्र जोधपुर बीकानेर में है। 1984 में क्यों हुई स्थापना, क्यों हुई स्थापना हुई, कब है 1984 के। ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन योजना 2 अक्टूबर 2016, 2 अक्टूबर 2016, ठीक है। और 10,000 की आर्थिक राशि दी जाए, 10,000 की आर्थिक सहायता दी जाए। ऊंट के बालों से बने निर्मित वस्त्र भाकला। ऊंट महोत्सव का आयोजन, ऊंट महोत्सव का आयोजन होता है साथियों बीकानेर के अंदर होता है, वो भी कब होता है, जनवरी माह में। कब होता है, जनवरी माह में ऊंट महोत्सव होता है। और कैमल मैन अपने कौन है, जैसे टाइगर मैन है वैसे कैमल मैन अशोक है टाक, अशोक है टाक क्या है, कैमल मैन। और ऊंट पालक जाति बता दी रेबारी जाति, ठीक है। और ऊंटों के देवता पाबू जी हैं, क्योंकि पाबू जी को सांडे या ऊंट लाने का श्रेय राजस्थान में जाता है। अब देखा पाएगा कुछ आभूषण भी देखा, ऊंट का भी आभूषण में दोस्तों, जहाँ पुरुष और स्त्री के आभूषण होते हैं वैसे ऊंटों के भी क्या होते हैं, आभूषण। अरे अपना आदमियांगा लुगायांगा आभूषण में, तो ऊंटांगा भी के में आभूषण में, ऊंट गए तो सबसे ज्यादा आभूषण में दोस्तों। पशुधन के अंदर सबसे ज्यादा आभूषण किसके होते हैं, ऊंट के होते हैं। कभी सजा हुआ ऊंट देखना, जैसलमेर साइड इधर मेड़ों के अंदर जाना, कभी सजा हुआ ऊंट देखना कि वाह क्या बात है, ऊंटों के नृत्य और उनके आभूषण देखो कि माजरा क्या है भाई। ठीक है, अब आभूषण देखा पा ऊंट के आभूषण। मुख्य आभूषण है, बार बार पूछ जाए, गोरबंद, गोरबंद नखराड़ो। वो गोरबंद ऊंट को वह आभूषण बार बार पूछा जाए, हर एग्जाम में कड़न कड़न कोई से कोई सी शिफ्ट में आई जावे, हर एग्जाम में कोई ना कोई शिफ्ट में जरूर आ जाए गोरबंद के बारे में। ऊंट को आभूषण और गले का होता है, ये गले का, ठीक है, गला को आभूषण है। मोर
मोर का कहाँ का हो, मुख का। अलग अलग मोर खावे साथियों, ऊँटा का अलग अलग मोर खावे, अलग अलग नखरांगे साब ऊँट। जो ऊँट कम नखरा करे, ऊँट नखरा करे, ऊँट नहीं जान खतरिया सज दज के तैयार, जो कम नखरा करे वो 4 गांठ को मोर को 4 गांठें लगती हैं, 4 गांठ का मोर का 2 इस साइड 2 इस साइड मुंह में डलता है, वो कंट्रोल करने के लिए ऊँट को सुंदर भी लगता है। और जो ऊँट ज्यादा नखरो करे वो 8 गांठ को मोर को रखा है, 4 इन्हें 4 इन्हें, हाँ तो नखरांगे साबू है, ठीक है नहीं। तो ओके भाई ऊँट को दोस्तों मूर्ख। एक गोडिया, ऊँटा का गोडिया में आजकल के पैर में डाला रखे हैं, लड़का लड़की बने भी गोडिया बोले तो भाई अभी यहाँ घुटना में डाला रखने बोले क्या है गोडिया है, तो ऊँटांगा भी गोडिया में साथियों, पैरों का में, ये पैरों का आभूषण बोलते हैं इसको। पलाण शायद देखेड़ो भी कोई नहीं होगी, जो गाँव है वे तो जाने सारा आनंद पता कौन पलाण के वे। पलाण साथियों जी नॉर्मल गाँव में काम में लेवे भैया, तो नॉर्मल पलाण काम में लेवे जहाँ एनी टाइम ऊँट गाड़ी में जोड़ते हैं, ये नॉर्मल पलाण अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर डिजाइनों के पलाण, जैसे आपको पशु के मेलों में अगर देखोगे जहाँ ऊँटों के मेले लगते हैं वहां देखोगे पलाण की, वाह यार क्या पलाण है, देखने में आनंद आ जाता है। तो पलाण क्या होता है, पीठ पर लादा जाता है, ऊँट पर बैठने के लिए पलाण लगाया जाता है, ऊँट की गाड़ी जोड़ने के लिए भी पलाण काम में आता है, ऊँट पर बैठने के लिए भी पलाण काम में लेते हैं, ठीक है। एक गिरबान, गिरबान ये नाक में पहनाई जाती है, जी हाँ। महिला के नाक को बनी लूंग कंटो नथुनी वह की नाक की के वह, हाँ पहने जाओ नहीं इन तरीके ऊँट को भी जी लूंग पहने महिला, और कुछ महिला दोनों तरफ भी पहने, तो ऊँट के भी नाक को आभूषण में साथियों गिरबान दोनों तरफ लागे, दोनों तरफ लागे। और यो क्या बनेड़ो हुआ है, लकड़ी को बनेड़ो हुआ है, क्या बनेड़ो है लकड़ी को। आजकल रेडीमेड भी आवे लकड़ी का बनाना रहा, जो कारीगर आवे कम हो गया, तो आजकल रेडीमेड भी एल्यूमिनियम वगैरह का भी आवे, ठीक है, प्लास्टिक का भी आवे, ठीक है, लेकिन नॉर्मली लकड़ी को हुए गिरबान। और लकड़ी भी आपने जहाँ राजस्थान में कंकेड़े की लकड़ी को बने, कंकेड़ो जानोगे कोई देखेड़ो कि जानो तो कंकेड़े की लकड़ी को बने, ओई मौके पे आभूषण गिरबान लागे दोनों तरफ, आभूषण हो गए नहीं गिरबान। गिरबान के बाद में देखो तो तोरण, तोरण तो तोरण के गिरबान के दोनों ओर रस्सी, अब वो गिरबान हुए नहीं, गिरबान के दोनों ओर रस्सी। गिरबान ये तरीकों डिजाइन करो, एक तरफ नाक में एक तरफ 12 को 112 है, तो 12 दशमलव तरीकों एक रस्सी बांधी जावे, बिन के बोले तोरण, के बोले तोरण। गिरबान ने के बोले बिंगो तोरण, या नक तोरण भी बोलते हैं। फिर वह नकेल, ये बांधने के लिए काम आता है, देखो की बांधने के गिरबान लाग गया ऊँट के, तोरण गल क्यों बिंग के बांधी जाएगी रस्सी, दोनों तरफ ऊँट की मोरी बोलने की रस्सी डाल के नीचे आवे, तो वो खींचे नहीं जाओगे, खींचे जाओगे नीचे जाओगे तो दोनों तरफ गिरबान या नाक नीचे खींचे जाओगे नहीं, तो नाक का छेद बड़ा हो जाऊंगा, इसलिए ऊपर करिए के नकेल गले, रस्सी नीचे खींची जाए लेकिन ऊपर का नकेल आ जाए गिरबाना ने नीचे ने आन दे दोनों तरफ हूँ, तो नाक का छेद बड़ा नए में बाबी नकेल भी अलग अलग डिजाइन चमड़ेगी कपड़ेगी, अलग अलग डिजाइन की गजब गजब नकेले बने साथियों पशु मेला में देखने मिले, और बीच पशु सुंदर भी लगे नकेल डालेड़ो ऊँट, ठीक है। ए तो हाय ऊँटांगा जो कुछ आभूषण है, पूंछ का भी मैं रस्सी वगैरह ज्यादा इतना कौन। अब आप कुछ नस्ल पढ़ लिया, मैं ऊँटा के बारे में यो नस्ल हम देख लो, आभूषण में से प्रश्न पूछा जाए बहुत बार, ऊँट का प्रश्न आभूषणों से बहुत बार पूछा जाता है। प्रमुख नस्ल, प्रमुख नस्ल अगर पहली बात करा पाए तो बीकानेरी ऊँट, बीकानेरी ऊँट, इसका रंग गहरा भूरा होता है, एक तो रंग कैसा होता है गहरा भूरा या फिर
काला, गहरा भूरा या काला। यह ऊंट की यह सबसे ऊंची और सबसे भारी नस्ल है। यह सबसे ऊंची व सबसे भारी नस्ल है। सबसे ऊंची और सबसे भारी नस्ल है। शरीर मजबूत व गठीला होता है। क्या होता है इनका? शरीर मजबूत व गठीला होता है इन ऊंटों का। गाड़ी चलाने और हल जोतने के लिए क्या है ये प्रसिद्ध है। गाड़ी चलाने व हल जोतने के लिए प्रसिद्ध है। गाड़ी चलाने व हल जोतने के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है। बीकानेरी ऊंट। एक वह जैसलमेरी ऊंट। जैसलमेरी ऊंट, ये तो बीकानेरी ऊंट था, ये है जैसलमेरी ऊंट। ठीक है। जैसलमेरी ऊंट सवारी और तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। ये ऊंट सवारी व तेज दौड़ने के लिए, यानी यह ऊंट सवारी ढोने या तेज दौड़ने के लिए क्या है प्रसिद्ध। यह ऊंट की सर्वोत्तम नस्ल है जो मारवाड़ क्षेत्र में पाई जाए। जैसलमेरी ऊंट है, ये सर्वोत्तम नस्ल है। ऊंट क्या है? यह जो जैसलमेरी ऊंट है ये सर्वोत्तम नस्ल है और मारवाड़ क्षेत्र में पाया जाए। लेकिन अधिकतर ऊंट कौन सा है? बीकानेरी ऊंट ही चाले अधिकतर, क्योंकि ये मजबूत बोझा ढोने के लिए और हल जोतने के लिए मजबूत है, तो ये ज्यादातर चाले। ऊंट की दो नस्ल और है, आप देखा, बीकानेरी और जैसलमेरी हो गया। तीन नंबर है नाचना ऊंट। नाचना ऊंट यह भी जैसलमेर की नस्ल है। नाचना जैसलमेर में आता है। यह सबसे सुंदर ऊंट है। यह सबसे सुंदर ऊंट है, यानी यह ऊंट की जो नस्ल है सबसे सुंदर है, जो सेना के जवानों के लिए भी उपयोगी है। यह नस्ल सेना के जवानों के लिए उपयोगी है, यानी बीएसएफ वाले ये ऊंट रखते हैं। बीएसएफ में ऊंट है, बॉर्डर है, रेगिस्तान है वहां और चलता नहीं तो ऊंट ही काम में देते थे। ठीक है। एक नस्ल है गोमट ऊंट। गोमट ऊंट कटा हुआ फलोदी को, फलोदी या फलोदी के आसपास जोधपुर ग्रामीण, ठीक है, अड़ा मिला है। यह भी सवारी और बोझा ढोने के लिए, सवारी व बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है। यह नस्ल है वो सवारी और बोझा ढोने के लिए किए साथियों प्रसिद्ध है। तो ओ हो आज को आपनो टॉपिक राजस्थान के अंदर पशुधन और पशुधन आगे अंदर आपा पढ़ रहे साथियों ऊंट। तो पशु गणना भी पढ़ लिया आपा। प्रथम 1919 में स्वतंत्रता, बाद में 51 में, 19वीं गणना 2012 में 20वीं हुई जो डिजिटल हुई। राजस्व विभाग और पशुपालन विभाग दोनों मिलकर करी राजस्व विभाग की स्थापना 49 में, पशुपालन विभाग की स्थापना 57 में, दोनों मिलकर करी। 20वीं पशु गणना 2019 में, अक्टूबर 2018 स्टार्ट हुई, अक्टूबर 2019 में आंकड़ा आया। और डिजिटल गणना आई, जिला अधिकारी पशु गणना अधिकारी कौन, जिला कलेक्टर हो, डिजिटल गणना आई। ठीक है।
पशुधन में कमी आई 19वीं और 20वीं की बजाय 1.66% की। अलग अलग कौन सा पशु राजस्थान में कितना प्रतिशत है, कितनी कमी, कितनी वृद्धि दर्ज हुई, बात लिख ली। सबसे ज्यादा कमी गधा में हुई और सबसे ज्यादा वृद्धि भैंसा में हुई। गाय और भैंस में दो में वृद्धि हुई, बाकी सारा में की हुई साथियों कमी हुई। ऊंट को आप पढ़ लियो, ठीक है। तो अब आप मिलेंगे अगली क्लास में, अगलो पशुधन लेके। धन्यवाद, ठीक है।